हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। आ गया एक और नई वीडियो के साथ। ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव कम अब थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में ज़्यादा है, क्योंकि पहले ही डिस्क्लेमर दे दूँ ताकि लोग सोचे ना कि पता नहीं क्या बोली जा रहा है। तो ये जर्नी है मेरी। जैसे मेरे को यहाँ पर किसी ने कमेंट किया था कि कैसे मैं यूके से कनाडा एज अ पीआर आया था, तो उसकी एक जर्नी बता देता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो पूरी जर्नी ही बता देता हूँ, जैसे मैं कनाडा आया कैसे हूँ टोटली। तो फटाफट स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। तो मैंने एक्चुअली ये अपनी कनाडा आने की जर्नी 2011 में शुरू की थी, जब मैंने अपनी बैचलर्स ख़त्म की थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं, बैचलर्स हो गई है, चलो जी अब। बट इवेंचुअली उस टाइम मेरे को उतना नॉलेज भी नहीं था कि कैसे होना है कैसे नहीं होना, स्टूडेंट वीज़े पे जाएँ या परमानेंट वीज़े पे जाएँ या क्या करें। तो पता नहीं फिर कुछ और उसके बाद फिर मैंने आइल्स भी दिया था शायद, आई गेस। पर मुझे नहीं, फिर मैंने आइल्स नहीं दिया था। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप पीजी भी कर लो, फिर उसके बाद आप देख लेना जैसे भी होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने पीजी कर ली, 2013 में ख़त्म हो गई मेरी पीजी। और उसके बाद फिर मैं बैठा रहा। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर किसी को नहीं पता। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की अपनी। उसके बाद फिर मैं वेट कर रहा, मैं कहा अब चलो शुरू करते हैं। तो फिर वहाँ पर 2014 में मैंने वहाँ पर ना एक प्लान चला था कनाडा का, कि अगर आपके ना 6 ईच बैंड आ जाते हैं और आप किसी नॉक में, जैसे नॉक 0, नॉक 1, नॉक 2 में अगर आप किसी में भी रिलाई करते हो आपका एक्सपीरियंस, तो आप ना उसमें अप्लाई कर सकते हो। और आपकी 6 बैंड सी चाहिए थे उस टाइम, ज़्यादा चाहिए भी नहीं होते थे। तो आप 6 बैंड लेके आओ और उस नॉक में आप अप्लाई करो और दैट्स इट, और आपका हो गया। आपको बस एक जनरल, आपको अपनी स्टडी दिखानी है और आपको बस थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है 5-6 महीने का, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो वो इतना बड़ा डील नहीं था उस टाइम। और सीधा आपको एक 7 से 8 महीने, 1 साल मैक्स टू मैक्स में आपकी वीज़ा आ जाता है। तो अब उसके बाद मैंने वो अप्लाई किया, मेरे कंसल्टेंट के पास गया। उसने कहा 6 बैंड चाहिए। मैंने कहा ठीक है जी। तो मतलब लिए तो नहीं। मेरे आइल्स की जर्नी थोड़ी सी अप एंड डाउन रही है हमेशा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया। मेरे सब में 7-7 आ गए, बस राइटिंग में मेरे साथ 5.5 आए, क्योंकि राइटिंग मेरी शुरू से ही वीक रही है, अभी तक भी वीक ही है। तो राइटिंग में मेरे 5.5 आए। तो मैं कंसल्टेंट के पास गया, मैंने उसको बोला मेरे 5.5। कहते नहीं, मुझे ईच चाहिए 6, चाहे आप सब में 6 लेके आओ, मुझे कोई मैटर नहीं, उससे मैटर करता है। अगर आप 7 भी ले आते हो किसी एक में, 8 भी ले आते हो, 9, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे 6 ईच चाहिए। तो मैंने कहा यार अब क्या करें। तो अब उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा यार अब रिवैल्यूएशन डालूँ या फिर क्या करूँ इसका। तो मुझे रिवैल्यूएशन उस टाइम जब मैंने पेपर दिया था उस टाइम 12,500 की फ़ीस थी उसकी, और उसका रिवैल्यूएशन 7,000 का कुछ बन रहा था। तो मैंने कहा रिवैल्यूएशन तो क्या ही दें। और फिर जैसे तैसे करके मैंने सोचा कि अब क्या करें क्या ना करें। फिर उसके बाद जब मैंने इवेंचुअली पेपर बुक किया, फिर मैं उसके पास गया कि मैंने इतनी डेट को बुक कर दिया। और मेरी किस्मत भी ऐसी भी रही कि जब मैं गया उसके पास, कंसल्टेंट गया पहली बार, तो उसने मुझे कहा था कि बस ये थोड़ा टाइम ही है, 5-6 महीने और हैं या 2-3 महीने और हैं, इसके बाद एक बंद हो जाएगी स्कीम जो भी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी। तो उन्हीं इसी बिटवीन बस मेरा नहीं बना, और उसके बाद ख़त्म, ये जर्नी ख़त्म हो गई यहाँ पर ही। मुझे लगा लो जी अब क्या करें। फिर मैंने जॉब करनी शुरू कर दी। मैं कहा चलो जॉब थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं। फिर क्योंकि उसके बाद उसने मुझे बताया था कि ये वाला जो भी जॉब बैंक वाला चल पड़ा है स्कीम, ये जो अभी भी चल रही है, कि आप 1 साल का एक्सपीरियंस लो और उसके बाद आप अप्लाई कर दो, दैट्स इट। उसमें भी आपको बाद में 8777 चाहिए होंगे। मैंने कहा ओके। मैं कहा चलो देखते हैं, वर्क एक्सपीरियंस तो लें एटलीस्ट, फिर एक क्राइटेरिया तो पूरा करें। तो उसने कहा था कि हाँ अब आपकी प्रोफाइल लग जाएगी अगर आप कम भी होंगे, पर अगर आपके 8777 आ जाते हैं तो आपको बेटर मतलब पूल में मिल जाएगी और जो भी है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने काम करना शुरू किया। फिर मैंने आइल्स थी, तो मेरे 8777 नहीं आ रहे मेरे, कभी 7.5 आ रहे हैं, कभी किसी ना किसी राइटिंग में तो हमेशा ही कम आ रहे थे। 6 आ रहे हैं, 6.5 आ रहे हैं, 7 आ ही नहीं रहे। तो 2-3 साल मैंने ट्राई किया। मैंने कहा लो जी यार अब नहीं बनता। तो 16 से लेके 20 तक मैंने सोचा यार अब बहुत हो गया, 4 साल का एक्सपीरियंस अब लगाते हैं केस। वो बन ही नहीं रहा, 8777 ही नहीं आ रहे, 8777 ही नहीं आ पा रहे। बताओ, 2-3 बार एग्ज़ाम दिया, नहीं आ रहे। तो मैं भी एक टाइम पे हाथ में कहा यार ये देने ही नहीं जाते, या तो इंडियन वाले जो भी इवेल्युएटर होते हैं, या तो वो देते ही नहीं है, या तो इन्होंने सोच रखा कि यार बच्चा बार बार एग्ज़ाम दे रहा है तो करवाते रहो बच्चे से, कोई चक्कर नहीं है। पता नहीं यार, तुम ये तो एक बहाना भी हो सकता है कि क्या होता है मुझ में उस टाइम कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी नहीं होगी कि मैं नहीं ला पा रहा हूँ। तो चलो एनी हाउ, उसके बाद फिर मैंने 2020 में फिर मैंने सोचा यार अब पीआर पे रहने देते हैं, स्टूडेंट पे चले जाते हैं। क्योंकि मैंने बहुत से केसेस देखे, 40-40 ईयर्स के बच्चे भी, कोविड से पहले की बात बता रहा हूँ, कि 40-40 ईयर्स के बच्चे भी स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं। मैं कहा चलो यार हम भी चले जाते हैं फिर।
हम भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो जनवरी में गए 2020, जब अभी कोविड स्टार्ट नहीं हुआ था। कंसल्टेंट के पास गए, कंसल्टेंट ने बोला हाँ जी हो जाएगा, आप मुझे 6 ईच पैंट ला के दे दो। मैंने कहा ठीक है, ये तो कोई मसला ही नहीं है, ला देते हैं। तो जी 6 ईच लाने के लिए फिर मैंने कहा चलो एग्ज़ाम बुक वगैरह की तैयारी करता हूँ, उसके बाद बुक कर देता हूँ। तो फरवरी भी मैं सारा कोर्स वगैरह डिटेल वगैरह लेके चले गया कि कौन कौन से कोर्सेज़ में जा सकता हूँ, ये है वो है। तो मार्च में फिर आपको पता ही है 2020 में कोविड लग गया, लॉकडाउन लग गया, कोविड हो गया और लॉकडाउन लग गया, कुछ नहीं हुआ, सब बंद। मैं कहा लो जी एक और झटका लग गया अब आ ही नहीं रहा, अब नहीं लगता कनाडा जा पाएंगे कभी भी। उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर बैठे रहे कोविड के टाइम में, फिर आइल्स भी नहीं बनती, सब कुछ बंद था। बट लकीली पता नहीं कैसे ना कैसे मेरे को आईडीपी का पता चला कि आईडीपी ऑनलाइन ले लेती है एग्ज़ाम कंप्यूटर पे, और उसका वो बेस्ट पार्ट जो आपको पता ही है कि 3 दिन में रिजल्ट आ जाता है, और आप को डेट्स भी ऐसे प्री बुक नहीं करनी पड़ती। आप 1 दिन पहले या 2 दिन पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके 3 तो एटलीस्ट होती हैं एक दिन में एग्ज़ाम, तो आपको मिल जाएगी डेट, ऐसा कोई इशू नहीं होता। तो एनी हाउ बढ़ते हैं आगे स्टोरी की तरफ। तो मैंने वो दिया एग्ज़ाम, उसमें मेरे लकीली 7.5 आ गए। मैं कहा चलो जी अब तो काम सर गया, अब तो लग जाएगा। अब उसके बाद कंसल्टेंट के पास गए, कंसल्टेंट को पूछा कि भाई कहाँ की, क्योंकि एक्सपीरियंस भी इतना हो गया था, एज भी इतनी हो गई थी, अब क्या करें। तो उसने बोला कि आप ऐसा करो क्यूबैक में लगा दो, क्यूबैक में आपको ना क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज होता अलग है, और आपको उसमें वहाँ का क्यूबैक का उस टाइम सक्सेस रेट भी 99% चल रहा है। मैंने कहा ओके जी चलो बहुत बढ़िया, तो और सही हो जाएगा। और बहुत कहते मेरे मेरे बहुत से बच्चे गए हैं क्यूबैक ये हो, मैं कहा बढ़िया और भी। तो फिर मैंने कहा कोर्सेज़ पर मैं फिर आईटी के ही लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब मैं एकदम आउट ऑफ द स्कोप जाके फिर एमबीए वगैरह करने चल जाऊँ, फिर वहाँ जाके स्ट्रगल हो रहा है कि मैथ वगैरह हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है असाइनमेंट्स में। तो मैं कहा जो फील्ड में मैं स्टडी कर चुका हूँ, काम कर चुका हूँ, तो वो मेरे लिए ईजी रहेगा फिर। तो उसने कहा जी ठीक है जी, उसने क्यूबैक में ढूंढ दिए, और किस्मत मेरी ऐसी कि मैंने उन्हीं 10 कॉलेजेस में अप्लाई कर दिए जो बाद में बैकलिस्ट हो गए, और मैं नाम नहीं लूँगा कौन से में, क्योंकि फिर कहीं बाद में वो लीगैलिटी का इशू ना हो जाए। तो मैंने वो कर दिया अप्लाई। अब अप्लाई तो कर दिया, पहले हफ्ता 10 दिन ऑफ़र लेटर नहीं आ रही। मैंने कहा लो जी ऑफ़र लेटर नहीं आ रही, और उसने मुझे कहा था कि 2 दिन में ऑफ़र लेटर आ जाएगी। ऑफ़र लेटर नहीं आ रही, 15-20 दिन ऑफ़र लेटर आने में लग गए। फिर ऑफ़र लेटर आई तो फिर उसके बाद सीयू की अप्लाई करना होता है, सर्टिफिकेशन ऑफ क्यूबैक, वो अप्लाई करना था। तो बस जी उसमें लग गया टाइम, वो 1 महीना लगा दिया उसने। ये करते कराते मेरा केस हो गया, मेरा मेरा जो इनटेक था वो था जनवरी, और ये करते कराते अक्टूबर हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि हो जाएगा, अक्टूबर लगाया है तो 1.5-2 महीने में बहुत है। कहती हाँ मोर देन इनफ है, आपका वीज़ा आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी, किया अप्लाई। उसके बाद वेट कर रहे हैं, और मैं इन बिटवीन जो जॉब कर रहा था वो भी मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे 100% उसने गारंटी दी थी कि आ जाएगा क्यूबैक में वीज़ा, आपका CAQ आ गया तो इट मीन्स ये भी आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, फिर तो जॉब छोड़ देते हैं। फिर मैंने जॉब छोड़ दी, नोटिस पीरियड पे सर्व किया। दिसंबर में मेरी जॉब नोटिस पीरियड ख़त्म हो गया। मैं कहा जनवरी में जाना है, चलो जी। अब आ ही नहीं रहा वीज़ा, वेट कर रहे हैं, एंजाइटी हो रही है। और उस टाइम ये भी था कि आपका बायोमेट्रिक की डेट्स इतनी लंबी लंबी मिल रही है। बायोमेट्रिक की डेट ही मेरी 29 दिसंबर की थी, और मैं क्या यार जनवरी का मेरा इनटेक है, तो ये कैसे चलेगा। तो कहती कोई इशू नहीं है, वो तो सिर्फ आपका एक फॉर्मेलिटी होती है, वो हो जाएगा। मैंने कहा यार एक तो ना कंसल्टेंट ने इतने मिसगाइड करते ना सीरियसली। तो जी उसके पास गए, उसने फिर बायोमेट्रिक लिया, कनाडा एम्बेसी में गया, बायोमेट्रिक दिया, फाइल में अपडेट हुआ, दैट्स इट ख़त्म। अब वेट कर रहे हैं जी, आएगा 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 आएगा, वीज़ा ही नहीं आ रहा। अब दिसंबर ख़त्म और जनवरी ख़त्म हो गया पूरा, अब क्या करें भाई, वीज़ा नहीं आया। उसने कहा डेफ़र करा लो मई अप्रैल में। मैं कहा यार चल ठीक है, 3 महीने की तो बात है, कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने जनवरी में ही फिर से डेफ़र करा लिया। डेफ़र कराया तो भाई कुछ आया ही नहीं, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है भाई। तो फिर से एक और डेफ़र कराया, कहती सितंबर करा लो। मैं कहा चलो ठीक है जी। अब बाद में पता लग गया था आपको, सबको जैसे पता ही था, वो 10 कॉलेजेस थे जो बाद में बैन हो गए थे, और उन्हीं में मैंने वीज़ा लगा दिया। और वो लटकाते उन्होंने ऐसे ही डेफ़र करते 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 मेरे को उन्होंने 2021 तो मेरा पूरा ऐसे ही निकाल दिया। 2022 में जाके उन्होंने मुझे फ़रवरी में उन्होंने मेरे को रिजेक्शन दे दी कि नहीं जी आप एलिजिबल नहीं हो, और आप मतलब आप नहीं आ सकते कनाडा, जो भी उनका रीज़न होता है वही सेम जेनरिक। तो फिर मैं कंसल्टेंट के पास गया, मैं कहा ये क्या भाई, 1.5 साल बाद या एक सवा साल बाद उसने रिजल्ट दिया, वो भी नेगेटिव। तो कहती आप ऐसा करो, आप दोबारा लगा दो, जो भी उन्होंने कमी पेशी बोली है वो पूरी कर दो। मैंने कहा ठीक है जी। वो सारा स्टेटमेंट्स वगैरह जो भी उन्होंने बोला वो सारा दोबारा लगाया, और इस बार किसी और क्यूबैक में ही लगाया। फिर से वही गलती कर दी जो क्यूबैक में लगा दिया, जो क्योंकि और मैंने बोला ना कंसल्टेंट मिसगाइड कर रहे थे। उसने कहा नहीं आप क्यूबैक में ही लगा दो, किसी और में मत जाओ, ये है वो है। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, क्यूबैक में लगा दिया, और इस बार लगाया था गवर्नमेंट कॉलेज में।
कि चलो वहाँ तो आ ही जाएगा, वो तो बैक लिस्ट नहीं होगा। तो उसका लगाया, मैंने लगाया मार्च एंड में, और अप्रैल नहीं, हाँ मई के सेकंड वीक में उन्होंने भी रिजेक्शन दी। मैं तो हो गया डिसहार्टेड। मैं कहा लो जी, अब तो दुनिया ख़त्म, अब पता नहीं क्या करेंगे, अब नहीं करेंगे, तो अब क्या करें। तो फिर मैंने कहा यार अब क्या करूं, मैं तो बड़ा साइड सा हो गया। मैं कहा यार अब तो कनाडा कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, छोड़ो परे। फिर मेरा मन भी टूट गया, मैं कहा जाना ही नहीं अब कनाडा। तो उसके बाद फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि तू ऐसा कर, अगर तुमने को जाना ही है, बाहर ही निकलना है, तो तू यूके चले जा। यूके एक्चुअली थोड़ा सा बेटर है एज़ कम्पेयर टू कनाडा, वो ईजी वीज़ा दे देता है स्टूडेंट को पढ़ने के लिए। मैंने कहा चलो देख लेते। फिर मेरे को यही था मेरे दिमाग में यूके का कि यार वहाँ जाएंगे, 15-20 लाख रुपए की फ़ीस भरेंगे, और उधर जाके फिर पीआर भी इजीली मिलती, बड़ा मुश्किल है प्रोसेस वहाँ का। तो मैं क्या कैसे रहेगा। बट फिर मेरे घर वाले भी कहते कि चल तू जाया, क्या पता कुछ वहीं जाना होगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैंने अप्लाई किया। वह यहाँ की जर्नी भी फिर अलग से शुरू हो गई। अब मई में मैंने कंसल्टेंट के पास गया, और लकीली मुझे ये कंसल्टेंट थोड़ी सी अच्छी मिल गई। उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप ही, ये 8-10 यूनिवर्सिटी हैं, उसने साथ के साथ ही मेरे बैठे बैठे अप्लाई करा दिया वहीं पर ही। जब मैं उसकी पहली बार गया, उसने पहली बार में ही बैठे बैठे बस 7-8 यूनिवर्सिटी 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा दी, जिसकी 3 की रिजेक्शन मुझे अगले हफ्ते ही आ गई, बाकी पेंडिंग पड़े रहे। तो बाकी अब चल रहा है जी ये प्रोसेस। अब एंजाइटी हो जा रही है क्योंकि जून जुलाई आ गया, सितंबर इनटेक है, और उसने मुझे पहले ही बोल दिया कि आप बहुत लेट हो यूके के लिए। अगर आपको यूके सितंबर इनटेक अप्लाई करना है तो आपको फरवरी या मार्च में अप्लाई करना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत स्लो है। और मुझे लिटरली बाद में जाके पता भी लगा कि जब मैं यूके रहा ना तो मुझे पता लग गया क्यों स्लो है, तो काम नहीं करते यहाँ पर। तो जी ये हो गया। तो जून जुलाई हो गया, वो ही नहीं आ रही, ऑफर लेटर ही नहीं आ रही, ना अनकंडीशनल आ रही ना कंडीशनल आ रही, समझ नहीं आ रहा। यहाँ से मेल पे मेल डाली जा रहे हैं यूनिवर्सिटी को कि अपडेट दे दो दे दो दे दो दे दो। वो कह रहे हैं कोई नहीं, वी आर वर्किंग ऑन इट, ये जो उनका जनवरी एक ईमेल आती है। फिर इवेंचुअली मेरे को कंडीशनल लेटर ऑफर लेटर आ गई जुलाई के एंड तक। अब जुलाई के एंड तक मेरा कंडीशनल ऑफर लेटर आई। मैंने जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स थी, मुझे याद नहीं मैंने क्या क्या था, तो वो मैंने फुलफ़िल की, और फिर मैंने अप्लाई सारा डॉक्यूमेंट्स उसमें अंदर डाल दिए। उन्होंने एक पोर्टल दिया था जिस पे आपको सारे अपलोड करने होते हैं, वो मैंने जैसे ही पोर्टल पे अपडेट किया, अब वो उसका टाइम निकल गया करते कराते। ये हो गया अगस्त 18 या 19 को उन्होंने बोला कि इसके बाद हम कैश लेटर इशू नहीं करेंगे। और मेरा पोर्टल जो था, मेरी किस्मत भी ऐसी ख़राब चल रही थी। देखो ये क्या हुआ, जब मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह 15-20 दिनों में 15 के दिनों में सारे इकट्ठे किए, 10-12 दिन में मेरे को इतना याद है, जुलाई 19 को मेरे को कंडीशनल ऑफर लेटर आया था, और मैंने 1 अगस्त तक सारे डॉक्यूमेंट जो मेरे को चाहिए थे उनको देने थे, ऑफिशियल ये वो सब मैंने इकट्ठे करके जी अब उन्होंने दिया, कहा कि इस पोर्टल में डाल दो। अब इस पोर्टल में डाल दो। अब किस्मत ऐसी ख़राब कि वो पोर्टल ही बंद हो गया, मेंटेनेंस पे चलेगा 15 से 20 दिन के लिए, और मेरा टाइम निकली जा रहा है। और बाद में जब वो ओपन हुआ तो मेरा टाइम निकल गया। मैंने अपलोड किया तो उन्होंने कहा कि नहीं जी अब आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपने पोर्टल में लेट डाला। तो मैंने उनको दिखाया कि ये स्क्रीनशॉट आपका 15 दिन से ये मेंटेनेंस पे चल रही थी साइट, तो मैं कहाँ से डालता, अपलोड कहाँ से करता मैं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है जी। कंसल्टेंट से भी मेल करवाई, खुद भी मेल किया, और यूनिवर्सिटी को भी फ़ोन किया मैं। और हाँ, आपको ये बताना भूल गया बीच जल्दी जल्दी में, कि मेरे को फिर अनकंडीशनल ऑफर लेटर आई 3 बैक टू बैक। पहले मुझे BCU से आई, और ये इसमें भी एक स्टोरी है। BCU से आई, BCU ने मुझे दिया, उसके बाद फिर मुझे उस आधे घंटे बाद ही कोवेंट्री से आ गई, फिर उसके बाद अगले ही आधे 1-1.5 घंटे तक मुझे डब्बी से भी आ गई। अब तीनों में मैंने अप्लाई किया था मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी। अब यहाँ से पहले BCU ने क्या किया कि मुझे दे तो दिया कोर्स, फिर बाद में जब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने आखिरी मोमेंट पे जब मैंने कैश वगैरह सब कुछ मतलब फ़िल कर दिया, उसके बाद जब मैंने सारी स्टेटमेंट्स वगैरह उनको दी, जब उन्होंने फिर आगे बताता हूँ आपको स्टोरी क्या हुई इसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे ही मैंने वो पोर्टल पे डाला तो उन्होंने कहा कि चलो अब तो आप लेट हो गए हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि 18 अगस्त तक वो पोर्टल बंद था, तो पोर्टल जैसे ही खुला मैंने डाला, फिर उनको बताया कि अब तो वीज़ा मेरा कैसे आएगा, मेरा तो आपने 19 तक तो बोला हुआ। तो वो कहते चलो कोई नहीं आप डाल दो, देखते हैं। अब आ नहीं रही। उन्होंने कहा कि चलो हम 25 तक देखते हैं, 25 तक अगर आपको कैश मतलब कंडीशनल ऑफर लेटर भी अगर आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर इशू हो जाता है तो आप कैश अप्लाई हम आपको लेट भी दे देंगे। मैंने कहा ठीक है जी। अब अप्लाई कर दिया, आ नहीं रहा। मैंने कहा लो जी लग गए, अब नहीं आते। सितंबर अगस्त पूरा निकल गया, मेल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। नहीं जी अब आप जो रिसेप्शनिस्ट जो भी थी उसने बोला कि अब शायद आप एलिजिबल नहीं हो, आप डेफर करा लो। मैं कंसल्टेंट के पास गया, मैंने उसको बोला, वो डेफ़र के लिए कह रही है। बस कंसल्टेंट ने मुझे इतना बोला कि आपने डेफ़र नहीं करना, वो खुद करेंगे तो आप मतलब करेंगे, आपने कुछ नहीं करना। मैंने कहा ठीक है जी। अब मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहा था उसको। मैं कहा चलो वो यूके ही में डील करती तो उसको ज़्यादा आइडिया होगा।
बस वो थोड़ा सा मुझे लगता है एक अच्छा चीज़ हो गया। मैंने वेट की, मैंने कोई डेफरमेंट के लिए कुछ नहीं डाला। मैंने कहा चलो देखते हैं, अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ ही जाएगा। अब मैंने जब चेक किया अगला इनटेक, भाई अगला इनटेक है अगले साल सितंबर में। मैं कर लो जी, और लग गया। अब ये फ़ीस वापस कराऊंगा, उसके भी पैसे कट जाएंगे, ठीक है, वो वापस आएगी। फिर अब अगली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करूँगा, वो सबके कोर्स सितंबर में है। मैं कर लो जी, अब एक और साल और डिले, पता नहीं मिलना कि नहीं मिलना, मुझे नहीं लग रहा होना कुछ। तो करते कराते सितंबर में मैंने कहा वेट ही कर लेते हैं, फिर अब इसी यूनिवर्सिटी में देखते हैं क्या ही करें हम। तो कनाडा की, क्योंकि कनाडा के चक्कर में भी मेरे 2 बार मेरे बहुत पैसे ख़राब हो गए थे। तो बस ये हो गया। तो लकीली मेरे को सितंबर के 2nd 3rd को मेरे को ना कंडीशनल अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गई, और मैं खुश हो गया। मैं कहा लो जी ये क्या हो गया, इन्होंने कहाँ से दे दिया। और सितंबर 19 को मेरा इनटेक है और 3 को लेटर दे रहे हैं, और उस दिन था फ्राइडे। मैं कंसल्टेंट की वजह से भागा गया। मैंने कहा यार ये आ गया, मेरे को क्या करना। उसने कहा फटाफट, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स जो मेरे उसने रखे हुए थे ऑनलाइन पोर्टल पे, या कहते हैं जो भी PDF, वो सारे उसने अपडेट किए साथ के साथ, और उसने मेरा कैश लेटर जो है अप्लाई करा दिया। कैश लेटर के लिए उसने मेरा अपॉइंटमेंट बुक कराया, और मेरे को शुक्र है उसने मेरे को अपॉइंटमेंट की डेट भी अगले दिन की, मतलब अगले दिन कह रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे मंडे की ही मिल गई। मंडे की मिल गई, और मैंने प्रिपरेशन मेरी पूरी थी। तो मैंने कहा ठीक है जी, देखते हैं क्या होता है, अब देखते हैं। जो जी हुआ, एग्ज़ाम किया, कैश लेटर का इंटरव्यू हुआ, और वो लकीली इंटरव्यू अच्छा गया। और आज एक डेढ़ घंटे बाद ही मुझे कैश लेटर का मेल आ गया कि आपका क्लियर हो गया, आपको अगले कल तक आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कैश इशू हो जाएगा। तो जी मेरे को कैश इशू हो गया। अब कैश इशू हो गया, अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि भाई सब कुछ करते कराते तो मेरे पास टाइम ही बड़ा कम रह गया। अब क्या करें, यहाँ से मुझे कंसल्टेंट कह रही है कि नहीं आप जल्दी जाओ, लेट हो जाओगे। तो मैंने कहा चलते हैं फिर। फटाफट करा के हमने फ़ीस जो भी थी, सुपर वीज़ा दिया, वीज़ा भी आ गया। चलो हमने 14 या 15 को अप्लाई किया था, 16 या 17 को मेरा वीज़ा आ गया, 19 को मेरी क्लास है। अब टिकट्स नहीं मिल रही उस टाइम, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसे ही जा रहा था, टिकट्स बड़ी महंगी हैं। अब यार हर जगह पैसे लगे जा रहे हैं। मैं कहा यार अब क्या करें, सारी फंडिंग्स तो जितनी भी मेरी सेविंग थी सब खत्म होती जा रही थी, जो भी मेरी अपनी रखी हुई थी मैंने। मैं कहा लो जी अब हो गया सब कुछ ख़त्म, अब क्या करें। तो चलो हमने कहा कि करते कराते सुपर वीज़ा लगाया, टिकट भी। फिर मैंने कहा यार अक्टूबर में जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं अक्टूबर में पहुँच गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब आती है मेन जर्नी आपकी कनाडा की। कनाडा कैसे आया, तो मैं जैसे ही कनाडा यूके आया, यूके के जैसे मैंने 2022 मेरा क्रॉस ख़त्म हुआ, तो मैंने 2023 के मार्च या अप्रैल में मैंने कंसल्टेंट से बात की। मैं कहा अगर ऐसे मेरे को लगाना हो तो कैसे होगा। तो उसने कहा कि हाँ जी लग जाएगा। तो उसने मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगे, मेरी एजुकेशन मांगी, मेरी आइल्स। उसने कहा कि 8777 तो चाहिए अब। मैंने कहा यार अब 8777 गौर यहाँ पर कैसे दे देगा, इंडिया में तो कोई देता नहीं है, यहाँ कैसे दे दें। चलो मैंने कहा तैयारी त्यूरी की मैंने खुद से 10-15 दिन, क्योंकि यहाँ पर ट्यूशन्स वगैरह के लिए टाइम कहाँ मिलता था उस टाइम, क्योंकि आपको पैसे भी इकट्ठे करने, फ़ीस भी इकट्ठी करनी है, पढ़ना भी है, जॉब पे भी जाना। मैं कहा ये कहाँ से होगा। जैसे तैसे करके मैंने एग्ज़ाम दे दिया, और लकीली मेरे 777 आ गए। मुझे नहीं समझ आया कैसे आ गए, पर आ गए। और मैं पागल हो गया। मैं कहा लो जी हो गया, बन गया काम। मैंने उसको दिया कंसल्टेंट को, उसने फिर मेरे से सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, आपको अपनी एजुकेशन देनी होती है, आपको आइल्स देनी होती है, ठीक है, ये तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं ही। आपको अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस लेटर आपको लेने पड़ेंगे अपनी कंपनी से। और जैसे हमारे इंडिया में होती है PCC, एक पुलिस वेरिफिकेशन होती है, वो आपको अगर आप यूके में रह रहे हो तो आपको एक्रो नाम की एक पुलिस वेरिफिकेशन है, वो करवानी पड़ेगी। वो मेरे ख्याल से शायद, अब मुझे नहीं याद, $300-350 पाउंड की हुई थी, सॉरी। तो वो आपको करवानी पड़ेगी, पता नहीं शायद कम की थी, मुझे याद नहीं आ रहा कितने की थी, पर महंगी थी वो, जो भी था महंगी थी। पता नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा यार कितने की, अगर होगा मेरे को तो मैं बताऊँगा। तो वो आपको करानी है। उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वैसे भी करानी है अपनी वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम से। अगर कोई भी, अब तो थर्ड पार्टीज़ भी आ गए हैं, उनसे आपको किसी को आपके क्रेडेंशियल्स अपने करवाने हैं। तो मैंने क्योंकि पहले करवाई हुई थी, जब मैंने पहले PR लगानी थी, तो वहीं से मैंने अपडेट करा दिया था बस। तो मेरे को मेरे $70-80 लगे थे, तो मेरा हो गया था वो। उसके बाद तो अपडेट करके दिया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद फिर मेरे को एटलीस्ट 1 साल लग गया। तो अब मेरी PR फिर आई नवंबर में 2023 में। 2023 में आ गया, हाँ, नहीं, क्योंकि हाँ 2023 में मैंने अप्लाई किया था, हाँ, उसके 5-6 महीने बाद आ गए थे, सॉरी, हाँ 5-6 महीने बाद आ गई थी मेरी PR की मुझे रिक्वेस्ट। उसके बाद फिर पासपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं आ रही थी, तो पासपोर्ट रिक्वेस्ट के लिए मैंने काफ़ी वेट किया। तो मेरी पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो आई थी वो आई थी मार्च में मेरी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई थी। फिर मैंने अप्रैल में अपना सबमिट किया था पासपोर्ट लंदन में, और उसके 20 दिनों बाद मेरे को लंदन से पासपोर्ट कोरियर होके आ गया था। तो मई में मैं ऑफिशियली
एक हो गया था कनाडा का पीआर। अब बट फिर मैं जॉब ढूंढ रहा था, यहाँ पर जॉब मिल नहीं रही थी, स्ट्रगल जो थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा चलो कनाडा ही चलते हैं, वहाँ पर एटलीस्ट पक्के तो हैं, तो वहाँ जाते हैं। तो यहाँ पर बस ये मेरी जर्नी थी कनाडा आने की। और मैं अगस्त में फिर भी मैंने थोड़ा टाइम लिया, जून जुलाई मैंने टाइम लिया, अगस्त में फिर मैं कनाडा आ गया। तो ये मेरी अभी तक की पूरी ऑल एंड ऑल जर्नी रही है। अब ये थोड़ी सी मैंने कॉपी कट भी की है थोड़ी सी, ताकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए, वैसे भी ऑलमोस्ट 20 वीडियो की होगी ये वीडियो। तो ये मेरी जर्नी थी। और फिर भी इनमें से कोई अगर कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको पक्का, आपको पता ही है, जैसे मैं रिप्लाई कर देता हूँ जितना जल्दी हो सके। बाकी और कुछ नई अपडेट्स के साथ आपको ज़रूर बताऊँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और ठंड होने वाली है, जो भी कनाडा में है तो बच के रहना।